एसएससी जेई को आप बेस मान के चलो, जो सिलेबस एसएससी जेई का डिफाइंड है वही सिलेबस पढ़ो। रिवीजन का तो सबसे बेस्ट जो की है वो आपका एनालिसिस है। क्या कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसको इग्नोर करने के बाद भी हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपने 3-4 एग्जाम निकाल चुके हैं ऑलरेडी? आजकल ज़्यादातर जो ऑनलाइन कोचिंग है बेसिकली वो आपको मतलब रास्ते से भटकाते ज़्यादा है, पढ़ाते कम है। आप बेस्ट क्या है, बस एक ही वर्ड में जवाब दीजिए, आरआरबी जेई या एसएससी जेई? हम अभी प्रेजेंट में बिहार में विशेष सर्वेक्षण अमीन के तौर पर अभी जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी। जो डाटा बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली जो बुक होती है वो गलत आंसर देती है। आपके साथ जो काम कर रहे हैं वो वीडियो देख रहे होंगे या फिर जो आपके सीनियर हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम है अमन शेख और आप जो हमारे साथ जो जिस व्यक्ति को देख रहे हैं उनका नाम है जितेंद्र जी, और उन्होंने ऑलरेडी जॉब में रहते हुए भी दो जॉब निकाल चुके हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। हम अभी प्रेजेंट में बिहार में विशेष सर्वेक्षण अमीन के तौर पर अभी जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी। तो इससे पहले हम 2019 में जो है डिप्लोमा पास आउट किए थे और फिर प्रिपरेशन करते गए, लेकिन बीच में एग्ज़ाम क्वालिफाई भी हुआ, लेकिन फिर डिप्रेशन की वजह से छोड़ दिए थे। फिर उसके बाद फिर से तैयारी की, तब जाके अभी मेरा रैंक 84 आया है ऑल इंडिया रैंक एसएससी जेई 2025 में। आप जो मेरे साथ जिस शख्स को देख रहे हैं वो कोई मामूली इंसान नहीं है। एक जॉब में रहते हुए भी 8 घंटा का ड्यूटी करने के बावजूद भी उन्होंने एसएससी जेई जैसे बड़े एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 84 लाए हुए हैं। आपको एसएससी जेई में कौन सा पोस्ट मिला? CPWD। इनको CPWD पोस्ट मिला है, जो कि इस जॉब का सबसे बड़ा पोस्ट होता है, जो कईयों का सपना होता है। कितने लोग तो सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई भी करते हैं तो उनको ये पोस्ट मिल नहीं पाता है, लेकिन ये भाई साहब ने जॉब करते हुए भी। आपने इसके पहले कौन सा जॉब निकाला था? इससे पहले मेरा NHPC निकला था, जिसमें हम ज्वाइन नहीं किए क्योंकि उसमें एक एग्रीमेंट था, इस वजह से हम ज्वाइन नहीं किए। एसएससी जेई का जैसे रिजल्ट आया तो हम इसके लिए उसको छोड़ दिए हैं। देख सकते हैं इन्होंने 2024 में पहले तो बिहार LRC वाला जॉब निकाल के अमीन के रूप में काम कर रहे थे। वो भी टेक्निकली था, सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्टूडेंट ही फॉर्म भर सकते थे उसमें। उसके बाद इन्होंने निकाला NHPC का, लेकिन उसमें इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। फिर उसके बाद एसएससी जेई निकाला जिसमें ऑल इंडिया 84 रैंक आया। तो आइए इनसे जानते हैं कि NHPC में ज्वाइन क्यों नहीं किए। देखिए NHPC बेसिकली हम तो पहले ही सोच रहे थे कि ज्वाइन करेंगे, लेकिन हुआ कि हम सारा चीज़ रेडी कर लिए थे, डॉक्यूमेंट वगैरह सारा भेज चुके थे, लेकिन एसएससी जेई का रिजल्ट का वेट कर रहे थे। जब रिजल्ट आया तो जैसे मैं रिजल्ट में मेरा नाम देखा तो हम फिर उसी समय जो है मेल कर दिया NHPC को कि हमको ज्वाइन नहीं करना है, इस वजह से हम ज्वाइन नहीं किए। मतलब आपको ज्वाइन करने से पहले ही एसएससी जेई का रिजल्ट मालूम चल गया था कहीं ना कहीं, भाई मेरा यहाँ पे कंफर्म है, इसलिए आप NHPC को छोड़ दिए और यहाँ ज्वाइन कर लिए। बता दीजिए कि आप डिप्लोमा किए या बीटेक भी किए, क्या क्या किए थे आप? देखिए हम 10th पास किए 2016 में, उसके बाद डिप्लोमा किए। 2019 में मेरा डिप्लोमा खत्म हो गया, लेकिन कुछ फाइनेंशियल इश्यूज और क्या कहते हैं कोविड-19 की वजह से हम बीटेक नहीं कर पाए और मेरा पूरा फोकस जो है एसएससी जेई पर ही था। इस वजह से हम डिप्लोमा तक ही रहे। तो आपने बीटेक में एडमिशन लिया था या नहीं? नहीं, उसका एक्चुअली क्या है, एडमिट कार्ड आया हुआ था एग्जाम का, एंट्रेंस एग्जाम का, लेकिन हम एग्जाम देने नहीं गए क्योंकि उसी समय जो एसएससी जेई का एग्जाम भी था। तो एसएससी जेई के एग्जाम के चक्कर में हम उसको छोड़ दिए थे। देख सकते हैं ये सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट है। कई डिप्लोमा स्टूडेंट को लगता है कि नहीं एसएससी जेई में बीटेक वाले का होता है, गेट वाले का होता है, बड़े बड़े सब क्वालिफाइड स्टूडेंट सब आते हैं, लेकिन डिप्लोमा वाले को भी CPWD पोस्ट मिलता है। तो आप लोग इसके लिए घबराए नहीं, आपके सामने जीता जाता है। एग्जाम्पल हमारे सामने बैठे हुए हैं जो सिर्फ डिप्लोमा किए हैं, बीटेक नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी देख सकते हैं 2-2, 3-3 एग्जाम निकाल के अभी बैठे हुए हैं। तो ये बता दिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ या नहीं? नहीं, मैंने उस वक्त से फिर पढ़ाई ही छोड़ दिया था, क्योंकि 2020 में जब मैंने पहली बार एसएससी का क्लियर किया था उस समय प्री में मेरा 120 नंबर था, और जो मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें रिटन एग्ज़ाम था, उसमें मेरा नंबर ज़्यादा नहीं था, तो टोटल मेरा 253 हुआ था। तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर उस सिलेक्शन नहीं होने की वजह से मतलब कुछ टाइम तक हम किसी से बात भी नहीं कर रहे थे, मतलब डिप्रेशन में चले गए थे, जो रियल बात है। तो उसके बाद से मतलब 1 साल तक तो ऐसे किसी का फॉर्म भी नहीं भरे थे, मतलब घर पे बैठे हुए थे, ना पढ़ाई कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद से फिर LRC का फॉर्म आया, फिर ये भरे, फिर उसके बाद इसमें जो चीज़ें देखने को मिली है, उसके बाद जो मोटिवेशन आया, फिर उसके बाद फिर से रीस्टार्ट किए तो ये रिजल्ट निकला। चलिए ये बता दीजिए आपका जो तैयारी था किस मीडियम आप तैयारी का चुना, सेल्फ स्टडी या कुछ ऑनलाइन कोचिंग बैच या फिर किसी ऑफलाइन कोचिंग क्लास से, कहाँ से आपने तैयारी का माध्यम को चुना?
देखिए, आजकल ज़्यादातर जो ऑनलाइन कोचिंग है बेसिकली वो आपको मतलब रास्ते से भटकाते ज़्यादा हैं, पढ़ाते कम हैं, क्योंकि रील्स के चक्कर में सारी चीज़ें बर्बाद है। हाँ, ये तो मोस्टली क्या है कि मुझे लगता है कि आप कोचिंग तो पकड़े, लेकिन कोचिंग बस एक रास्ता के लिए पकड़े, और मेन पढ़ाई का फोकस जो सेल्फ स्टडी पे ही रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हमने भी यही किया कि हम सेल्फ स्टडी पे ही फोकस रखें, क्योंकि कोचिंग पकड़ने से कोई फ़ायदा होता नहीं। फिर होता है ना, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले कोई छात्र कोई भी जगह से अपना ऑनलाइन एक बैच ले लेते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सेल्फ स्टडी करते हैं। तो आपने ऐसा कोई बैच लिया था क्या? नहीं, मैंने कोई बैच नहीं लिया था। बस यूट्यूब पर क्या होता है ना कि अब आप कैसे, उस पर डिपेंड करता है कि आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करते हो या नहीं करते हो। अगर आप मेंटेन करते हो तो ठीक है, अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोई बैच ले ले, ताकि उसके प्रति आप एक डिसिप्लिन रहोगे कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आप पैसा दिए होंगे तो आप पढ़ोगे। अगर आप बैच नहीं लोगे, अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो आप खुद से भी नहीं पढ़ पाओगे। जरूरी आप बैच ले लो। मतलब सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने 8 घंटा का ऑलरेडी जॉब करते हुए भी इतने बड़े पोस्ट को हासिल किया, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसको आप कैसे मैनेज किए, जॉब के साथ साथ कैसे मैनेज किए पढ़ाई? देखिए, सबसे पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट का, तो टाइम आपको निकालनी पड़ेगी, आपको एक तरह का टाइम देना पड़ेगा। आप सोचोगे कि टाइम हमें मिल जाए, नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका कहीं और इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे घर जाने में या फिर कहीं से दोस्तों के साथ पार्टी करने में, तो फिर ऑब्वियसली मैं ये कह सकता हूँ कि आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। आपको वो चीज़ कुछ टाइम के लिए गिव अप करके पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो फिर मुझे नहीं लगता टाइम मिलेगा, और मुझे नहीं लगता आप पढ़ पाओगे जॉब के साथ। बहुत मुश्किल होता है। आप फैमिली फंक्शन को देखते हुए, जॉब भी था आपका, प्लस में दोस्त यार भी है, कैसे ही सबको मैनेज कर पाए? अब मैं इस पे क्या बताऊं कि मैं खुद घर कभी गया नहीं हूँ, बहुत टाइम हो गया है। कभी कभार फेस्टिवल में, जैसे होली हो गया, उसी दिन मैं जाता हूँ। बाकी और फेस्टिवल में तो मैं घर ही नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ और इसके साथ जॉब तो करता ही हूँ। भले वहां से छुट्टी ले लेता हूँ कि मतलब घर जाने के लिए, पर मैं घर नहीं जाता था, मैं पढ़ाई करता था यहीं पे रह करके। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो जितेंद्र जी हैं, मतलब जॉब से छुट्टी तो ले ही लेते हैं कि घर जाने का सीजन है, अभी फेस्टिवल सीजन तो घर जाना है, ऐसा बोल के घर जाएंगे, लेकिन वो घर नहीं जाके रूम पे अकेले रह के पढ़ाई करते थे, जिस वजह से आप इनको अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो आपका ये एसएससी जेई का कौन सा अटेम्प्ट था? कितना बार आपने एसएससी जेई का अटेम्प्ट दिया जो तब जाके आपका क्लियर हुआ? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। इससे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने बात ही कर लिया, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन रिजल्ट हो गया था। सेकेंड अटेम्प्ट में तो मेरा प्री भी नहीं निकला था, तो मेंस कहाँ से निकलेगा। फिर ये 4th अटेम्प्ट है, ठीक है। 3rd अटेम्प्ट में 2024 में हुआ था, जिसमें प्री तो निकला था, मेंस भी निकल ही जाता, लेकिन उसमें टीसीएस के 16 क्वेश्चन गलती होने की वजह से मार्क को ऑल कर दिया गया, जिसमें मेरा ऑल ओवर 360 बना था, बट सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ। फिर 2025 में जाकर के जो है, इसमें भी गलती थी, पर इसमें सिलेक्शन हो गया। तो आप जो टेक्निकल सब्जेक्ट का जो आपने अभी जिक्र किया कि आपका एक बार प्री नहीं निकला, तो कहीं ना कहीं प्री में नॉन टेक्निकल आता है, जो कि टेक्निकल स्टूडेंट उस पर काफ़ी कम ध्यान देते हैं। आपने नॉन टेक्निकल को किस प्रकार मैनेज किया? देखिए, मेरा नॉन टेक्निकल बहुत ही खराब है, इतना खराब है कि इस बार भी 50 में मेरे 21 नंबर आया है, और 2024 में तो मेरे मात्र 12 या 13 नंबर थे। तो मेरा नॉन टेक स्टार्टिंग से ही खराब रहा है, और उसके बाद हम मेहनत भी नहीं करते नॉन टेक में, बेसिकली हम टाइम भी नहीं देते थे। ये आपका नहीं, जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट है सबका यही हाल है, नॉन टेक पे सिर्फ एग्जाम की टाइम ही ध्यान देते हैं। उसको आपने कैसे मैनेज किया फिर? बस वही जो पुराने वाले जो नोट्स थे उसी को रिवाइज करते थे, भले उसमें क्वेश्चन मिले या ना मिले, कोई उतना ध्यान नहीं देते। मोस्ट फोकस था, मोस्ट प्रायोरिटी था टेक्निकल, फिर रीजनिंग। उसके बाद नॉन टेक तो ऑलरेडी बहुत सारा सिलेबस है, तो कंप्लीट करना संभव ही नहीं। हाँ, तो नॉन टेक सिर्फ 50 मार्क्स का ही पूछता है, बाकी 50 मार्क्स का रीजनिंग, 100 मार्क्स का टेक्निकल। तो ये 50 मार्क्स के नॉन टेक के जीके में जीके जीएस में आपका कितना नंबर आया था? मेरा इस बार 21 मार्क्स था। 21 मार्क्स आया था। कई लोग का भी टॉपर से टॉपर जिसका AIR1 भी आता है, उसका भी 25 प्लस क्रॉस नहीं कर पाता इसमें। तो ये इस बार जो आपका सिलेक्शन हुआ इसमें, तो ओवरऑल मार्क्स की बात करें तो CBT1 में, CBT2 में कितना मार्क्स था? CBT1 में मेरा 150 यानी कि 200 में 150 नंबर था, और CBT2 में तो मात खा गए, इसमें 209 नंबर है, लेकिन कुछ क्वेश्चन गलती होने की वजह से जो है, मतलब एसएससी ने खुद क्वेश्चन आंसर की जो दिया था उसमें गलती था, इस वजह से वो मार्क टू ऑल किया, तो उसमें ऑल ओवर मार्क्स बढ़ गए थे, लेकिन एग्जैक्ट मार्क्स अभी नहीं पता चला है कितना मार्क्स। तो कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शन हुआ है उसमें CBT1 के मार्क्स का काफी ज्यादा रोल है, जो 150 ओवरऑल मार्क्स है, और CBT2 में तो आपका ज्यादा मार्क्स है नहीं, 209 ही मार्क्स है। तो कहीं ना कहीं CBT1 का ज्यादा ही वैल्यू है।
हम सब में से कई स्टूडेंट तो पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन जब बात आती है रिवीजन की तो वहीं पे वो मात खा जाते हैं। तो आपने अपना रिवीजन किस प्रकार किया? देखिए, रिवीजन हर दिन जो है पर डे रिवीजन करना पड़ेगा, और सप्ताह में जो फुल नोट्स है वो रिवीजन करना पड़ेगा। यानी कि पर डे आपके जो शॉर्ट नोट्स जो आप बना रहे हो उसको रिवीजन तो करना ही है, साथ में प्रैक्टिस भी करना है। और सप्ताह जैसे ही खत्म होता है, संडे या सैटरडे आता है, तो उस दिन कोशिश करना है कि पूरा नोट्स फुल नोट्स रिवाइज करता है। और ये बार बार यही साइकिल रिपीट करना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी, नहीं तो फिर भूल जाओगे आप। मतलब सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, या किस प्रकार आदमी उसको रिवीजन करने? देखिए, सबसे पहले चीज़ तो एक आप टेस्ट दो, ठीक है। टेस्ट देने के बाद उसका जो भी डाउट आ रहा है आपको, सारे डाउट को लिखते जाओ, और कॉपी में लिखते जाओगे तो बहुत सारा हो जाएगा वो चीज़। अब उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करो, और जो आपने नोट्स बनाया है, शॉर्ट नोट्स आपने अपने अकॉर्डिंग, उस चीज़ को भी रिवाइज करो। साथ में जब सैटरडे और संडे आता है तो जो आपके फुल नोट्स होंगे जिसमें सारा डिटेल लिखा होगा उसको भी रिवाइज करो, क्योंकि अगर सप्ताह में उसको रिवाइज करोगे तो फिर चीज़ें याद रहने लगेगी और आप भूलोगे नहीं। तो अब टेस्ट का बात जो की है, तो मॉक टेस्ट आप पर डे देते थे या वीकली देते थे या मंथली, किस प्रकार? देखिए, मेरा पूरा इसमें जो है रिजल्ट टेस्ट पे डिपेंड है। मतलब एक दिन में अगर मैं एवरेज बताऊं तो लगभग 500 क्वेश्चंस का हम टेस्ट दे देते थे टेक्स्ट बुक के थ्रू। ये वीडियो टेक्स्ट बुक के लिए नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बस ये बता रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक के थ्रू हम टेस्ट देते थे, तो जितने भी क्वेश्चंस गलत होते थे, स्टार्टिंग में मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते थे, तो सारे क्वेश्चंस को लिखते लिखते मेरा स्पाइरल इतना मोटा कॉपी है, 2 कॉपी बन गया था, भर गया था पूरा। और जैसे ही हम रिवाइज करने जाते थे तो देख के ही माथा चकरा जाता था। आपका भी यही हाल होगा कि जब आप देखने जाओगे इतना मोटा है, तो रिवाइज ही नहीं करोगे, भाग जाओगे बस। तो पर डे जो है उसको धीरे धीरे करके कि हम रिवाइज करते थे। बहुत मुश्किल होता है रिवाइज करना, मेंटेन करना, एक ही चीज को बार बार पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो आप पर डे करते जाओगे तो चीजें क्लियर होते जाएगी। कई लोग हर तरह की लेक्चर देख के नोट्स बना लेते हैं, वहां तक उनको बहुत अच्छा लगता है। जब उनका सिलेबस कंप्लीट हो या बात आए रिवीजन करने की, तो वहीं पर लोग चकरा जाते हैं। तो जैसा आपने बताया कि थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन उसको रेगुलर अगर रिवीजन करते हैं तो आप उसको पा लेते हैं। तो रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? नोट्स को पढ़ना, या ऑब्जेक्टिव PYQ बनाना, या टेस्ट देना? देखिए, रिवीजन के मामले में देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको SSC JEE क्लियर करना है, ठीक है, तो इसमें हम 2-3 चीजें बताते हैं। पहली चीज तो ये करना है कि अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, तो सबसे पहले बिना रिवाइज करे आप टेस्ट दो। बिना रिवाइज किए ही टेस्ट दो कि आप किस पानी में कितना नंबर आ रहा है आपका। और अगर आपका 100 से कम आ रहा है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो कि पहले एक पूरा सिलेबस खत्म कर लो। सिलेबस खत्म करने के बाद उसके अकॉर्डिंग आप उसे रिवाइज करो और टेस्ट दो। टेस्ट देने के साथ साथ आपका जो जितना भी गलतियां होगी, सारी गलती आप एक अलग कॉपी में लिखते जाओ। एक शॉर्ट नोट्स उसको बन जाएगा, वो बहुत मोटा हो जाएगा, ठीक है। और मिस्टेक बुक करके जो होता है, हाँ, मिस्टेक बुक, और उसको बार बार रिवाइज करते जाओ और फिर बार बार टेस्ट देते जाओ तो क्लियर हो जाएगी। देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की जो सभी स्टूडेंट के लिए सीखने लायक है, कि आप जब भी टेस्ट दे रहे हैं तो एक मिस्टेक बुक अपने पास रखें और उसमें जो भी कुछ गलती आपकी हो रही है उसको वहां पे नोट करते जाए, और जब अगला टेस्ट दें जो भी गलती है उसको एक बार रिवाइज कर ले, यही ना। और टेस्ट जो देते हैं, क्या एनालिसिस करना उसको कितना जरूरी है? मोस्ट देखिए, रिवीजन का तो सबसे बेस्ट जो की है वो आपका एनालिसिस है। अगर आप एनालिसिस नहीं करते तो मुझे लगता है रिवीजन ही बेकार है। टेस्ट का नाम सुनते ही इनमें से कई स्टूडेंट तो टेस्ट दे देते हैं लेकिन उसको एनालिसिस नहीं करते, फिर अगला टेस्ट देना शुरू कर देते हैं। नतीजा क्या होता है? उसका स्कोर जो वहीं का वहीं रह जाता है। देखिए, मोस्ट प्रायोरिटी पे रखोगे तो नंबर ऑफ टेस्ट बहुत कम जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है एनालिसिस। आप कितना करते हो? 5 टेस्ट देते हो, 5 टेस्ट करो, फुल्ली एनालिसिस करते हो। जो क्वेश्चन सही हुआ है वो भी, सही क्यों हुआ वो भी, और गलत हुआ तो गलत क्यों हुआ वो भी। अगर ये दोनों का स्टडी करते हो, एनालिसिस करते हो, तो वो मेन जरूरी है। टेस्ट से ज्यादा जरूरी एनालिसिस है आपका। एनालिसिस बहुत ही जरूरी है। जो जितेंद्र जी ने अभी जो बोला यहाँ पे, आपने सही किया, लेकिन उसको भी देखना है कि ये सही कैसे हुआ। किसी लोग का होता है तुक्का से सही हो गया, तो उनको देखते ही नहीं है। टेक्स्ट बुक में आता है कि सिर्फ अपना रॉन्ग देखने वाला, जो रॉन्ग हुआ उसको देख लीजिए, उसी को एनालिसिस कर लीजिए। उसके अलावा जो सही किए हैं उसको भी एनालिसिस करना है। तो क्या आपने RRB JEE का जिक्र नहीं किया एक बार भी? क्या आपका एक बार भी अटेम्प्ट नहीं दिया था RRB का? देखिए, इस बार अटेम्प्ट दिए थे जब 2024 में मेरा SSC का एग्जाम दिए थे मेंस का। उसके बाद चूंकि रिजल्ट SSC JEE नहीं जारी कर रहा था, तो RRB JEE के फॉर्म भरे हुए थे, तो पेपर उनका देने गए हुए थे।
लेकिन चूंकि एसएससी जेई के रिजल्ट ना देने की वजह से आरआरबी जेई का प्रिपरेशन खराब हो गया था, जो कि बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे। जब रिजल्ट नहीं आता है तो फिर प्रिपरेशन नहीं हो पाता किसी भी एग्जाम का, वही चीजें हो गया था। तो पेपर 1 मेरा नहीं निकला था। और जब 2025 में जो आया है वैकेंसी, उसमें तो मेरा कंफर्म इतना हमको कॉन्फिडेंस हो गया था कि मेरा एसएससी जेई हो जाएगा। इस वजह से आरआरबी जेई का हम एग्जाम ही नहीं देने गए थे। ऊपर से एक कारण ये भी था कि मेरा नॉन टेक बहुत ही ज्यादा खराब है, इतना खराब है कि मेरा 100 में से 50 नंबर भी ना आए, इसलिए हम एग्जाम ही नहीं देने गए। ये आरआरबी जेई में ओवरऑल जो भी पेपर 1 का खेल होता है वो भी नॉन टेक का होता है। उसमें टेक्निकल पेपर 1 में 1% भी नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं है, जिस वजह से ये भाई साहब जो बोल रहे हैं कि इनका नॉन टेक इतना ज्यादा वीक था, जिस वजह से इनका 100 में से 50 नंबर भी लाना मुश्किल था। और एसएससी जेई की बात करें तो वहीं 100 नंबर का उसमें टेक्निकल है, बाकी 100 में नॉन टेक्निकल में जिसमें रीजनिंग आ जाता है 50 नंबर। तो रीजनिंग की तैयारी आपने कहाँ से किया? देखिए सच बताए तो रीजनिंग का तैयारी हम कहीं से भी नहीं किए हैं। इवन जो एसएससी जेई का जो प्री का एग्जाम होने वाला था उससे मात्र हम 10 दिन पहले से प्रैक्टिस किए हैं, उसमें बहुत कम टाइम दिए। और इस बार तो जो भी एग्जाम दिए उसको पता होगा कि जो रीजनिंग का पैटर्न भी चेंज कर दिया है, बहुत सारे स्टेटमेंट वाइज रीजनिंग दे रहा है। तो हालांकि ईजी है बट पैटर्न चेंज कर दिया, क्योंकि आप कोडिंग डिकोडिंग मोस्टली मैच कर जाता है, लेकिन कुछ चीजें जो है चेंज हो गया है, जो एग्जाम दिए होंगे उनको पता हो। तो कितना मार्क्स लाए आप इस बार रीजनिंग में? हमको याद नहीं है टोटल कितना मार्क्स। तो कई लोग होते हैं ना, से 50 में 50 भी स्कोर कर देते रीजनिंग, क्या पॉसिबल है ये 50 में 50? हाँ आप स्कोर कर सकते हो, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो तो स्कोर कर सकते हो, लेकिन मेरा उतना नहीं आया था, हमको ध्यान में नहीं है, मतलब 45 के करीब होगा मेरा। ये है कि क्या कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसको इग्नोर करने के बाद भी हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपने 3-4 एग्जाम निकाल चुके हैं ऑलरेडी? देखिए इस मामले में तो मैं क्या ही बताऊं आपको, क्योंकि एसएससी आजकल एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है। क्योंकि पहले होता था कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ज्यादा डाल दिए, आरसीसी क्वेश्चन ज्यादा डाल दिए, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हर सब्जेक्ट से आपको मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं, आप कहाँ से पूछ देंगे। और एक चीज हमने एक चीज और नोटिस किया है इस बार के मेंस में, कि पहले जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन आते थे, इस बीच डाटा बेस्ड कम आकर के कॉन्सेप्चुअल ज्यादा आ रहा है, यानी कि कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर सब्जेक्ट इग्नोरेंस के बारे में अगर हम कहें तो इसमें आप रेलवे इग्नोर कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको एटलीस्ट ओवरऑल ओवरव्यू कर लेना है, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन कभी कभी 3-4 आ जाता है। तो इस चीज को आपको कंसीडर करके चलना है। मतलब लगभग सब सब्जेक्ट पे बराबर ही फोकस करना पड़ा है, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। रेलवे कर सकते हो, लेकिन पूरी तरह से इग्नोर किसी को नहीं कर सकते। पूरी तरह से इग्नोर करोगे तो फिर दिक्कत कर जाएगी। हम जैसे कई सारे टेक्निकल स्टूडेंट का जो गलती होता है कि वो टेक्निकल एग्जाम का एसएससी जेई, आरआरबी जेई या कोई भी एग्जाम का तैयारी तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ नॉन टेक्निकल पे भी ध्यान देने लगते हैं। कभी ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं तो कभी कुछ एग्जाम दे रहे हैं, कभी क्या आपने भी ऐसा कुछ गलती किया था क्या? देखिए सच कहे तो जो एनएचपीसी हम निकाले थे 2025 वाला में, वो मेरा पहला फॉर्म था एनएचपीसी का जो कि भरे हुए थे। इंजीनियरिंग लाइन में जब हम जैसे ही पास आउट किए तो उसमें से मात्र हम 2 एग्जाम का फॉर्म भरे हैं, एक एसएससी जेई, दूसरा एनएचपीसी जेई। बाकी किसी का फॉर्म नहीं भरे हैं। लेकिन आपको ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आप टेक्निकल का फॉर्म भरते हैं तब तो ठीक है, अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट है, लेकिन आप नॉन टेक में जैसे ही जाएंगे, बार बार स्वीप करेंगे अपने आप को, तो फिर पता चलेगा कि आपका कोई भी एग्जाम नहीं निकलने वाला है। ये बिल्कुल सही है। कुछ लोग क्या करते हैं, अभी नॉन टेक्निकल का नोटिफिकेशन आया उधर ध्यान दे दिए, कभी टेक्निकल का आया वैकेंसी अब उधर ध्यान देने लगे। वो कहते हैं कि भाई नॉन टेक्निकल तो पढ़ना ही है उसके लिए, कभी बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, कभी ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, कभी एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं। तो क्या इससे वो बच्चे इस प्रकार का एसएससी जेई निकाल पाएंगे एग्जाम? देखिए इस मामले में मैंने पहले ही बता दिया है कि एसएससी जेई को आप बेस मान के चलो, जो सिलेबस एसएससी जेई का डिफाइंड है वही सिलेबस पढ़ो। तो इतना तो हम कह सकते हैं, जितना भी स्टेट जेई का जो भी एग्जाम आएगा आरआरबी को छोड़ करके, तो आपका सारा एग्जाम निकल जाए। क्योंकि आरआरबी में मिक्सिंग आते हैं, तो आरआरबी में पहले पेपर 1 क्लियर करना पड़ेगा, तब पेपर 2 देना पड़ेगा। तो एसएससी जेई अगर आपका बेस रहेगा तो आपका सारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बस नॉन टेक पर बार बार फोकस नहीं करना। अगर आप नॉन टेक में ही जाना चाहते हो तो स्टार्टिंग से ही नॉन टेक का ही प्रिपरेशन करो, फिर टेक में नहीं घुसना, नहीं तो सारा मिक्स हो जाएगा, ना आप उधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। तो टेक्निकल स्टूडेंट का जो मैथ का बात करते तो मैथ काफी अच्छा नहीं होता है। आपका मैथ कैसा था यहाँ? देखिए प्रेजेंट टाइम में तो मेरा मैथ बहुत खराब है, लेकिन जब हम सेमेस्टर में पढ़ाई करते थे तब मेरा मैथ बहुत अच्छा था। इवन मैंने खुद 10th करके 12th वाले को मैथ पढ़ाया है। लेकिन उसके बाद जब मैंने छोड़ दिया, मैंने खुद के प्रिपरेशन पर ध्यान दिया, तो एसएससी जेई का मोस्ट ऑफ सिलेबस में जो है मैथ तो है नहीं, इसलिए मैथ पढ़ना छूट गया। तो अभी प्रेजेंट में तो मैथ मेरा बहुत खराब है। तो मैथ इसका स्ट्रांग नहीं रहता, उसकी वजह से बच्चे आरआरबी जेई की पेपर 1 में छट जाते हैं।
जो बच्चे आरआरबी जेई का पेपर 2 निकाल सकते हैं, लोग पेपर 1 में ही पहले ही रह जाते हैं कि रीजन क्या है, मैथ। बाकी तो नॉन टेक्निकल तो इधर भी आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, जीके जीएस आ रहा है, करंट अफेयर्स आ रहा है, लेकिन आरआरबी जेई में क्या एक्स्ट्रा आ जा रहा है, मैथ, जो कि एसएससी जेई में बिल्कुल ही नहीं है। इस वजह से जैसे आपने जिक्र किया था कि हमारा आरआरबी जेई का पेपर 1 ही नहीं निकला था एक बार, उस प्रकार कई बच्चे का यही हाल होता है, मैथ उसका स्ट्रांग नहीं होता है। देखिए, आरआरबी जेई को अगर निकालना है तो फिर जरूरी है कि आपका एसएससी जेई का जो टारगेट है वो डाइवर्ट हो जाएगा, आपके एसएससी जेई पेपर 1 नहीं निकलेगा। पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आपको आरआरबी जेई का फोकस करना है तो भूल जाओ कि आपका एसएससी जेई प्री निकलेगा, क्योंकि आरआरबी जेई निकालने के लिए आपको नॉन टेक पूरी तरह से उस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आरआरबी जेई की फॉर्म भरना ज्यादातर नॉन टेक स्टूडेंट ही होता है, तो वो निकालते हैं। क्या दोनों आरआरबी जेई और एसएससी जेई को दोनों को एक साथ फोकस करना हो पॉसिबल है या नहीं? दोनों के एक साथ फोकस करना बहुत मुश्किल है, आपका दोनों नहीं निकलने वाला, फिर ऐसे में दोनों नहीं निकलने वाले। नहीं निकलेगा। तो लास्ट सवाल कि दोनों में से बेस्ट कौन है, आरआरबी जेई, दूसरी तरफ एसएससी जेई? अगर आपका दोनों में सिलेक्शन हो जा रहा है, दोनों में आपको बढ़िया पोस्ट मिल रहा है जो आपका पसंद है, तो आप किसे चुनना पसंद करोगे? देखिए, मैंने अभी आरआरबी जेई के बारे में बताने के लिए मुझे उसमें एग्जाम निकालना पड़ेगा, लेकिन एसएससी जेई के बारे में तो अभी तो एग्जाम ही निकाले हैं, अभी तो उसमें तो अभी ट्रेनिंग वगैरह कुछ हुआ नहीं। क्योंकि दोनों सेंट्रल लेवल का जॉब है, दोनों अच्छा ही जॉब है, बढ़िया है, और सैलरी की बात करते हैं दोनों में ठीक ठाक ही है। सुविधा किसमें ज्यादा है, आरआरबी जेई, एसएससी जेई? देखिए, अब ये तो जॉब करने के बाद ही आपको बताएंगे। अभी आपको एग्जाम निकालने के बाद आपको सारा कुछ आइडिया लग गया होगा ना, इसमें क्या होने वाला है, आगे क्या नहीं होने वाला है। आदमी जो प्रिपरेशन करता है वहीं से अपना ट्रेनिंग का ख्वाब देखना शुरू कर देता है। तो आपने भी ऐसा कुछ सोचा होगा कि हाँ भाई, अब इसके बाद हमारा ये आगे का प्रोसेस है, फिर ये है। आप तो भाई ऐसे नहीं बैठे होंगे, तो क्या बेस्ट क्या है? बस एक ही बात वर्ड में जवाब दीजिए, आरआरबी जेई या एसएससी जेई? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग अगर जाए तो हम 2020 से जब फोकस कर रहे हैं तो मेरे लिए बेस्ट जो है एसएससी जेई ही रहा है, हमेशा से एसएससी जेई ही रहा है। बाकी आप सबके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, आप अपना अकॉर्डिंग चूज कर लो क्या करना है। एसएससी जेई आपके हिसाब से, ये सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, अपने हिसाब से, चॉइस के हिसाब से, इनके हिसाब से आरआरबी जेई और एसएससी जेई में से एसएससी जेई बेस्ट है। दोनों में से कौन सा एग्जाम निकालना इजी है, कौन सा थोड़ा टफ हो जा रहा है? देखो, अब अगर आप टेक्निकल में अच्छे स्टूडेंट हो तो एसएससी जेई मुझे लगता है इजी है एज कंपेयर टू आरआरबी जेई, क्योंकि आरआरबी जेई में नॉन टेक होते हैं। तो आपको आरआरबी जेई के पेपर 2 देने के लिए सबसे पहले तो पेपर 1 निकालना पड़ेगा। पेपर 1 ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें नॉन टेक होता है, और ज़्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट का नॉन टेक बहुत ही खराब होता है। तो कोशिश करो कि आप एसएससी जेई, अगर एसएससी जेई में दोनों चीज़ें होते हैं तो आपके लिए सुविधा होती है कि आप निकाल सकते हो पेपर, उतना भी हार्ड नहीं होता। तो आप बिहार से हैं तो कहीं ना कहीं आप बीटीएससी जेई का तो फॉर्म भरे ही होंगे। अगर बीटीएससी जेई अगर एग्जाम लेता है और आपका जो प्रिपरेशन जिस हिसाब से है कि आप वो भी निकाल ही दीजिएगा, तो क्या आप एसएससी जेई में जो सीपीडब्ल्यूडी पोस्ट मिला वो छोड़ के बीटीएससी जेई में आना चाहेंगे? देखिए, बीटीएससी चूंकि हम 2019 में पास आउट है तो बीटीएससी का फॉर्म उस वक्त भी भरने की मेरा कोशिश था, लेकिन मेरा एज उस समय पूरा नहीं था, तो 4 दिन के लिए हम छट गए थे बीटीएससी से, तो बहुत बड़ा दुख हुआ था। और ये भी एक मोटिवेशन का पार्ट था मेरे प्रिपरेशन का। और दूसरी बात ये है कि इस बार तो जो बीटीएससी का फॉर्म निकला है उसमें तो भरे ही है, लेकिन बिहार की कंडीशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि सीपीडब्ल्यूडी छोड़ने की जरूरत है। कई लोग होते हैं ना कि अभी आरआरबी जेई में जो कितने लोग हैं वो भी जो 19 वाले में हुआ बीटीएससी जेई में वो छोड़ के वापस आए, तो क्या आप आना नहीं चाहिए? नहीं, मैं इसमें नहीं आना चाहूंगा बिहार में। तो कहीं ना कहीं एक जॉब में रहते हुए दूसरे जॉब, तीसरे जॉब को हासिल करना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। इसका श्रेय आप सबसे पहले किसको देंगे? देखिए, इसका आंसर अभी इतना देना आसान नहीं है, बट जो होता है कि इसका श्रेय तो अपने पेरेंट्स को ही दे सकते हैं। पेरेंट्स को देंगे, अपने माता पिता को देंगे, और सबसे ज्यादा आपका इसमें मेहनत है। लेकिन भाई आप किसी विभाग में हैं और आप ड्यूटी करने के बाद भी आप किसी इतने बड़े एग्जाम को निकाले, तो कहीं ना कहीं आपके सीनियर का आपके विभाग में किसी न किसी का बहुत बड़ा रोल होगा। तो उन सीनियर को आप क्या कहना चाहिए? देखिए, कहीं पर भी आप जॉब करते हो तो आपके सीनियर मोस्टली हर तरह जो आप सोच रहे हो वैसा ही मिलेंगे, ठीक है। तो उसके बातों को जो है आपको मोटिवेशन के तौर पे लेना है, कैसे यहाँ से निकलना है। और हमें ये चीज़ हमेशा मोटिवेट ही करता था, कभी हम डिमोटिवेट नहीं हुए या फिर उससे कभी लड़े नहीं है। आप जब भी जितना दिन इस जॉब को किए, आपके दिमाग में एक ही बात था कि यहाँ से निकलना है, यहाँ से निकलना है। बस यही सबसे बड़ा आपका मोटिवेशन था जो कि आप यहाँ से आज निकल रहे हैं।
बिल्कुल यही मेरा मेन मोटिवेशन था। तो आपके साथ जो काम कर रहे हैं वो वीडियो देख रहे होंगे, या फिर जो आपके सीनियर हैं उनको आप क्या बोलना चाहिएगा? उनको हम यही बोलना चाहेंगे कि भाई आप लोग भी अच्छे से मेहनत करो, यहाँ से तो ओवरऑल अब लास्ट में बोला जाए पूरा समरी, आप एक लास्ट लाइन में, एक दो लाइन में क्या देना चाहेंगे पूरा प्रिपरेशन को लेकर के? पूरा प्रिपरेशन को लेकर के यही देना चाहेंगे टेक दोनों के बारे में बात कि आप जिस भी एग्जाम का तैयारी करते हैं जेई का, तो बेस मानिए एसएससी जेई। अगर आप एसएससी जेई का प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं, जिसमें टेक का मोस्ट प्रायोरिटी रखिए, सेकंड प्रायोरिटी आप रखिए रीजनिंग, थर्ड प्रायोरिटी में रखिए जीके जीएस। इवन अगर आप टाइम मिले तभी करना है, नहीं तो छोड़ देना है। अगर आपका ये दो सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है ना, तो फिर अगर एसएससी जेई का बेस प्रायोरिटी है तो कोई भी जेई का एग्जाम हो, इवन स्टेट जेई, आपका हर एग्जाम निकल जाएगा। यही कहना चाहेंगे सर। क्या इसके लिए टेलीग्राम वगैरह पे कोई क्यूज वगैरह भी आप देते थे क्या? नहीं, वो टेलीग्राम पे जो क्यूज देना वाली जो बात है वो बस फालतू है, उसमें टाइम बर्बाद होगा। हाँ, इसके लिए आप एक चीज कर सकते हो कि एक जो ऑथेंटिक जो चैनल होगा, जिसमें ग्रुप के बहुत सारे लोग जुड़े होंगे पढ़ने वाले, उसमें आप जुड़ सकते हो। कोशिश ये करना है कि उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ना कि आपको ग्रुप में ग्रुप चैट करनी है। तो वहां से आपको कंपटीशन लेवल भी पता चलता है। कुछ लोग होते हैं ना कि टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ गए, वहां पे जो क्यूज आ रहा है रोज क्यूज मार रहे हैं, लेकिन उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, सही जा रहा है गलत जा रहा है, मार्क्स आ रहा है, लेकिन फिर कल लोग क्यूज दे रहे हैं, उससे क्या कुछ फायदा है? पहली बात तो ये कि जरूरी नहीं है कि टेलीग्राम का जो क्यूज है वो सही ही आंसर हो। दूसरी चीज ये है कि टेलीग्राम में आप 5 क्वेश्चंस के लिए जाते हो क्यूज देने, लेकिन हमको पता है 5 मिनट के चक्कर में आप 2 घंटे की टेलीग्राम पे ही बिताने वाले हो, तो टाइम आपका फालतू जाता है उसमें। तो आप जो जॉब के साथ रह के दूसरे जॉब निकाले, तो आपका सोशल मीडिया से क्या संबंध रहा? कितना आपका टाइमिंग स्किल रहा फोन का? देखिए, सच बताए तो जब मेरा एसएससी जेईई का फर्स्ट टाइम मेरा हुआ था 2020 में, मेरा क्लियर हुआ था, तो उस वक्त जो मैं डिप्रेशन हुआ था, उस वजह से मैंने सच बताऊं इंस्टाग्राम, फेसबुक, इवन सोशल मीडिया में ऐप ही नहीं यूज करता। हाँ, यूट्यूब में यूज करता हूँ फिल्म देखने के लिए या फिर वीडियो देखने के लिए, गाना सुनने के लिए। बाकी मैं कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं यूज करता। आपका अकाउंट भी नहीं है क्या सोशल मीडिया पे, किसी फेसबुक पे, इंस्टा पे अकाउंट? अकाउंट बना हुआ है, बट मेरे पास ऐप नहीं रखते हैं, आप हम अनइंस्टॉल करके रखते हैं, यूज नहीं करते हैं। तो क्या आपका ये मानना है कि अगर किसी भी अच्छे जॉब को, किसी अच्छे पोस्ट को हासिल करना है, तो उसके लिए सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे 5 मिनट के लिए जाओगे, आप 2 घंटा उसी पे बिता दोगे। जरूरी है वहां से निकल जाना है। सोशल मीडिया एडिक्ट बहुत ही खराब चीज है, ये आपने बहुत अच्छी बात कहा। अगर कोई सोचता है कि चलो 2 मिनट देखते हैं पढ़ाई से फ्री होकर, और देखते देखते कब 2 घंटा निकल जाए पता ही नहीं चलता है, जिस वजह से आपको अभी आपका सिलेक्शन हो गया, तो अब आपका डेली लाइफ क्या रहता है? सोशल मीडिया आप कैसे यूज करते हैं? अभी भी हम सोशल मीडिया यूज नहीं यूज करते। अभी आप क्या करते हैं? अभी तो बस कुछ वेब सीरीज देख लेते हैं, साइंस फिक्शन वाला, बस यही सब करते हैं। अच्छा, अभी भी पढ़ाई करते हैं क्या? नहीं, पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई वगैरह आप छोड़ दिए? छोड़ दिया अभी। नहीं, बहुत जरूरी है। आपने बहुत ही मेहनत किया, 2019 से लेके बीच में पढ़ाई छोड़ा, फिर पढ़ाई किया, अभी जॉब भी कर रहे थे, फाइनली 2026 में आके आपको वो मुकाम हासिल हुआ है जिसके बाद आपको पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट अभी वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग अभी लाइब्रेरी से देख रहे हैं, कुछ लोग अभी घर से देख रहे हैं, कुछ लोग जॉब करते हुए देख रहे हैं, सबके लिए ये भी मोटिवेशन वाली बात है कि 8-10 घंटे जॉब के बाद भी ये पढ़ाई कर लिए। कुछ लोग सिर्फ लाइब्रेरी में 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो उनसे 1 घंटे के काम करने के लिए बोला जाए तो उनसे काम नहीं होता है। उन सब के लिए मोटिवेशन है कि ये लड़का 8 घंटे जॉब करने के बाद भी इतने बड़े पोस्ट को हासिल किया है। अभी जो 2026 में एसएससी जेईई के जो स्टूडेंट जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्जाम अभी होने वाला है, तो उनके लिए अभी कुछ ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो उनके लिए अभी आप क्या कहना चाहेंगे? उनके प्रिपरेशन के स्ट्रेटजी के लिए, मोटिवेशन के लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, एसएससी जेईई 2026 का नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, बट आ जाएगा बहुत जल्द। तो मोस्टली क्या करना है, सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपको एक बार सिलेबस गो थ्रू करना है, मतलब करना ही करना है। आपको कम से कम पता होना चाहिए कि टॉपिक कौन सा चैप्टर से है, ये चीज़ आपको कम से कम एक ओवरव्यू कर लेना है। दूसरा चीज़ ये, आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, अब आप क्या करोगे कि उस फुल नोट्स को रिवाइज करो। रिवाइज फुल नोट्स को करना इतना इजी नहीं होता है, तो आप कोशिश करो कि सप्ताह में उसे रिवाइज करो, और सप्ताह में रिवाइज करो तो सप्ताह के बीच में जो है आप टेस्ट पे टेस्ट दो, क्योंकि आपकी क्वेश्चन गलतियां होगी तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, फिर आप जाके फिर रिवाइज करोगे उस चीज को क्लियर करने के लिए। तो बीच में टेस्ट दो, फिर सप्ताह बाय सप्ताह जो है फुल नोट्स को रिवाइज करो, और जैसे टेस्ट देते रहोगे तो जैसा मैंने पहले बताया कि मिस्टेक बुक आपका बन जाएगा, तो फिर वहां से उसको भी रिवाइज करते जाओ साथ ही साथ।
और कोशिश ये करनी है कि एक और चीज कहना चाहूंगा, जो डाटाबेस जो क्वेश्चन आते हैं तो मोस्टली जो बुक होती है वो गलत आंसर देती है। इवन टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस गलत आंसर दिए हुए हैं। तो उस चीज को आपको क्लियर करना है कि आपको आईएएस कोड पढ़ना है उस मामले में, क्योंकि अगर आप आईएएस कोड पढ़ोगे तो शायद वो जो आप क्वेश्चन मार्क करोगे वो सही होंगे। हाँ, तो जो भी डेटाबेस या वन लाइनर क्वेश्चन या उस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है, कुछ कुछ क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में भी गलत रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी का हमारे इस चैनल पे जुड़ने के लिए। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियो इस चैनल पे अभी लगातार आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये वीडियो को शेयर कर दें उन स्टूडेंट के पास जो कि अभी SSC JEE का तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।